कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछले हफ्ते हम सबकी सांसें एक पल के लिए थमसी गई थीं। कैरल अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करती है। कैमरे के सामने एक प्लास्टिक में लपेटा हुआ इंसानी सर, जैसे म्यूजियम की कोई खोई हुई चीज। पर ये कोई एग्जिबिट नहीं, ये एग्रीजेट के अंडरवर्ल्ड का एक डार्क सीक्रेट था। उस फैसिलिटी में घुसने के बाद कैरल को समझ आया कि दुनिया कितनी अजीबो गरीब हो चुकी है। कोल्ड स्टोरेज एक के बाद एक भरे पड़े हैं। इंसानी हाथ, पैर, सिर सब वैक्यूम सील पैकेट में जमा हैं, जैसे किसी ने इंसानी जिस्म को एक ग्रोसरी आइटम बना दिया हो। और बीच में एक बहुत बड़ा ग्राइंडर, इतना बड़ा कि कैरल के हिसाब से उसमें एक बस तक पिस जाए। ग्राइंडर दिखाया नहीं गया, पर जो कुछ दिखाया गया उसने सब बता दिया। बेसिकली यहाँ ह्यूमन पार्ट्स को प्रोसेस्ड करके एक लिक्विड ड्रिंक में कन्वर्ट किया जाता है। ये वही ड्रिंक है जिसे हाइव के लोग रोज पीते हैं। कैरल को समझ आ गया कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक एलियन वायरस का असर नहीं, बल्कि एक नया रूल बुक लिखा गया है जहां इंसानी एथिक्स का कोई चैप्टर बचा ही नहीं। कैरल को डाउट था कि जो वीडियोस वो हाइव के लिए बना रही है, क्या हाइव उन्हें बाकी सर्वाइवर्स तक पहुंचा भी रहा है या नहीं। इसलिए वो अपनी अगली वीडियो खुद ही डिलीवर करने निकल पड़ती है, सीधा लॉस वेगस कुंबा के पास। वहीं कुंबा हमेशा की तरह एंटरटेनिंग, चार्मिंग और कंफ्यूजिंग है। हमेशा अपने में मगन रहता है, पर फिर भी अंदर से एक ह्यूमन कोर वैल्यूज वाला इंसान है। वो वेस्ट साइड पेंट हाउस में चिल कर रहा है, इस यकीन के साथ कि पूरा हाइव माइंड उसके फेवर में है। कैरल यहाँ पहुँचती है, यहाँ मानो यूनिवर्स ने डिसाइड किया हो कि उसकी टेंशन और बढ़ानी है। ऊपर से कैरल की प्रेजेंस इतनी ऑकवर्ड लगती है कि उसके आते ही लोग पूरे वेस्ट साइड को ही खाली कर देते हैं ताकि कुंबा और कैरल बैठकर बात कर सकें। कैरल को लगता था कि सारे सर्वाइवर्स बस इग्नोरेंस में जी रहे हैं और सिर्फ वही हाइव के बारे में सच्चाई डिस्कवर कर रही है। जब कैरल फाइनली कुंबा को बताने वाली होती है कि हाइव माइंड इंसानों को खा रहे हैं, कुंबा कैजुअली बोल देता है कि कैरल और मेनेसॉस के अलावा बाकी सब सर्वाइवर्स पहले ही सब कुछ जानते थे। कैरल के लिए यह और भी टेरिफाइंग हो जाता है जब जॉन सीना टीवी के जरिए पूरा ब्रेकडाउन देता है। हाइव माइंड का कैलोरिक इंटेक सिर्फ उन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है जो किसी जिंदा चीज को हार्म किए बिना मिल सके, न एनिमल न प्लांट्स। और क्योंकि ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो गए थे, उन्होंने लाशों को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो एम्बर कलर का लिक्विड कैरल को मिल्क कार्टून में मिला था, वो एक्चुअली एक कैलोरिक ड्रिंक है, ह्यूमन डिराइव्ड प्रोटीन यानी HDP। कैरल को हैरानी होती है कि वो सच में मानते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यानी सर्वाइवर्स के हिसाब से हाइव कोई इंसान नहीं मार रहा, सिर्फ उन बॉडीज का प्रोटीन यूज कर रहा है जो नेचुरल तरीके से पहले ही मर चुके हैं। और हाइव के खुद के रूल्स उन्हें फ्रूट्स, वेजीज, एनिमल्स कुछ भी बर्बाद करने नहीं देते। हाइव का लॉजिक सिंपल है, ग्रॉस है यस, बट एथिकली हाइव किसी लिविंग बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और इसी वक्त सर्वाइवर्स का फोकस एक और ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू पर शिफ्ट हो जाता है। 7 बिलियन हाइव लोग अगले 10 साल में भूख से न मर जाएं, इसका सोल्यूशन ढूंढना। कैरल को लगता है कि कुंबा थोड़ा सुस्त है क्योंकि वो इतना चिल है अपने कैनिबल फ्रेंड्स के साथ, पर शायद ये सोचना थोड़ा वन डायमेंशनल है। मुझे नहीं लगता कुंबा को ये सब ठीक लगता है, बस वो हाइव माइंड के बायोलॉजिकल रूल्स को समझ लेता है। जबकि कैरल आंसुओं और शराब में डूब जाती है, उसका अकेलापन उसे खा रहा है। कुंबा भी देख लेता है कि कैरल अंदर से कितनी टूटी हुई है, इसलिए शायद वो चाह रहा है कि हाइव माइंड फिर से कैरल को एक्सेप्ट करें। लेकिन इस सब के बीच एक चीज नोट करने लायक है, कुंबा कैरल के लिए नाश्ता बनाता है और उसे सपोर्ट देता है। इससे लगता है दोनों के बीच एक सॉफ्ट कनेक्शन बन रहा है। फिर कुंबा एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फेक्शन को 12 दिन हो गए हैं और हाइव माइंड ने अभी अभी फिगर आउट किया है कि इम्यून लोगों को इन्फेक्ट कैसे करें। बट सरप्राइज, ये उतना सिंपल नहीं है। 13 इम्यून लोगों को हाइव लाइफ में लाने के लिए उनको एलियन RNA हर इम्यून की स्पेसिफिक स्टेम सेल के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि हाइव माइंड बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं करता, अगर इम्यून न बोल दे तो वो उन्हें कभी फोर्स नहीं कर सकते। और हाँ, कुंबा ने पहले ही उन्हें मना कर दिया है कि वो हाइव का हिस्सा नहीं बनेगा। ऑब्वियसली वो अपने आप को खोना नहीं चाहता, अपनी मर्जी से जीना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तो उसके पास लग्जरी घर है, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग गाड़ियाँ। कैरल को ये सब नहीं चाहिए। इवन हाइव ने उसका फैसला मान भी लिया। वो अपनी सिंपल सी पुलिस कार में बैठकर निकल पड़ती है अल्बुकर्क के लिए। कैरल की बस एक ही ख्वाहिश है, मेनेसॉस से मिलना, वही बंदा जो शायद उसे समझ सकता है। और इस प्लैनेट में अगर कोई एक इंसान भी उसे अंडरस्टैंड करे, कैरल का इमोशनल लोड आधा हो जाए।
वहीं दूसरी तरफ मेनोसॉस अपने रेडियो रूम में लिटरली भूखा है और बैठा फ्रीक्वेंसीज एनालाइज करते करते मरने वाला है। उसका पूरा प्लान बस इतना है कि रेडियो सिग्नल में कुछ सोल्यूशन मिल जाए। फिर उसके पास कैरल का पहला वीडियो आता है और एकदम से उसे समझ आता है अकेले रहना काम नहीं करेगा, रेडियो से दुनिया फिक्स नहीं होगी और अगर दुनिया को ठीक करना है तो उसे कैरल की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए वो पहली बार बाहर निकलता है, अपने घर में जाकर खाना खाता है और अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसे अपने घर के बाहर उसकी माँ मिलती है जो हाइव माइंड का हिस्सा है। यहाँ ऐसा लगता है मेनोसॉस अपनी माँ को पसंद नहीं करता। वो बहुत ही रूड तरीके से अमेरिका के लिए निकल जाता है। आगे क्या होगा? कैरल और मेनोसॉस दोनों जिद्दी, दोनों गुस्सैल, दोनों आउटसाइडर अब एक टीम बनने वाले हैं और हाइव माइंड के सामने ये 2 ग्रम्स वर्सेस 7 बिलियन पीपल सिनेरियो ब्लास्ट हो सकता है। और यही एपिसोड 6 की एंडिंग का कोर सेटअप था। कैरल को ये सब बहुत ही बेतुका लगा। उसके हिसाब से दुनिया की भूख को खत्म करने का सबसे तेज और बेस्ट सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। हाइव माइंड को खत्म करो, लोगों को वापस इंसान बनाओ, उन्हें खेतों में भेजो और ह्यूमैनिटी का लाइफ स्पैन एक्सटेंड करो, बस। कुंबा क्लियरली देख रहा था कि कैरल कितनी ज्यादा अकेली हो गई है। उसने कैरल को वार्न किया कि अगर वो सर्वाइवर्स और हाइव दोनों से दूर भागती रही तो वो एक हेवी डिप्रेशन में चली जाएगी। बट कैरल का रिजॉल्व रॉक सॉलिड था। अब जब हाइव ने उसके फैसले की इज्जत की तो उसे कन्वर्ट होने का डर नहीं था और ये उसे और भी कॉन्फिडेंट बना रहा था। बट हाइव के वर्ड की वैल्यू क्या है? कैरल के नो कॉन्सेंट स्टेटमेंट का कोई लीगल पेपर नहीं है। 7 बिलियन पीपल वर्सेस 1 पर्सन। हाइव कब तक अपने रूल्स फॉलो करेगा? हाइव कब अपनी बातों से पलट जाए, पता नहीं। और हाइव ने जो लॉजिक दिया था, हम सिर्फ डेड बॉडीज का प्रोटीन यूज कर रहे हैं वरना ये फ्लैश बेस्ड हो जाता, ये भी कैरल को कमजोर जस्टिफिकेशन लगता है। और अब जब उन्होंने कैरल को इग्नोर कर दिया तो कैरल के माइंड में एक ही बात बची, हाइव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही माइंडसेट उसके नेक्स्ट बिग मूव को ड्राइव करेगा। हाइव के क्लाउड में काफी फैसिस्ट माइंड इंक्लूडेड है, तो फिर उन्हें कैरल के साथ की गई इस वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट एग्रीमेंट को तोड़ने से कौन रोक रहा है? सिंपल आंसर, कोई भी नहीं। और हाइव जितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है उस हिसाब से कैरल के पास अब स्लो प्लानिंग का बिल्कुल टाइम नहीं बचा। हाँ, उसे थोड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, जैसे कि ये फैक्ट कि बाकी सर्वाइवर्स को कन्विंस करना बेकार है क्योंकि उनकी नज़र में कैरल ही तबाही लाने वाली है। इसलिए अब वो वीडियोस बना बना कर सर्वाइवर्स को समझाने की जगह अपनी पूरी एनर्जी हाइव माइंड कन्वर्जन को रिवर्स करने में लगा सकती है। पर कैसे? यहीं पर मेनोसॉस का रोल शुरू होता है। कैरल के कुंबा से मिलने से लगभग 3 दिन पहले मेनोसॉस को कैरल का पहला वीडियो मिला। कैरल जो एक नॉवेलिस्ट से सेल्फ ट्रेन इन्वेस्टिगेटिव साइंटिस्ट बन चुकी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की काफ़ी अच्छी नॉलेज पा चुकी है। मेनोसॉस भी एक सिंपल स्टोरेज फैसिलिटी ओनर होने के बावजूद खुद को एक डिटेक्टिव जैसा ट्रेन कर चुका है। लेकिन सच बोलूं तो 2 लोगों का दिमाग 7 बिलियन इंटरकनेक्टेड माइंड को कैसे टक्कर दे। लेकिन यही एक ट्विस्ट है। हाइव इतना फास्ट इसलिए इवॉल्व कर रहा है क्योंकि वो हर कनेक्टेड माइंड से इंफॉर्मेशन फौरन सिंक कर लेते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हाइव कोई क्लाउड, इंटरनेट या टेक यूज नहीं करता। उनका कम्युनिकेशन टेलीपैथिक जैसा लगता है, पर शायद वो एक्चुअली टेलीपैथी नहीं बल्कि हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स हो सकती हैं। प्लेरिबस ने इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन थियरी काफी स्ट्रॉन्ग है। हाइव टेक ओवर के बाद मेनोसॉस ने खुद को घर में बंद कर लिया था और रेडियो से हर फ्रीक्वेंसी स्कैन करके रिसर्च करता रहा। सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी अनयूजुअल लगी, 8613.0। उस फ्रीक्वेंसी से जो साउंड आती थी वो रैंडम नॉइज नहीं थी, उसमें एक रिदम थी, एक पैटर्न, बिल्कुल वैसे ही जैसे शो के टाइटल सीक्वेंस में सुनाई देता है। मुझे नहीं पता कि ये मोर्स कोड है या नहीं, लेकिन जो मेनोसॉस सुन रहा है वो डेफिनेटली किसी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जैसा लगता है। अगर मेनोसॉस और कैरल इस सिग्नल में गड़बड़ कर पाए तो हाइव का पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। हाइव अगर एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं हो पाएगा तो वो इवॉल्व नहीं कर सकता, और अगर वो इवॉल्व नहीं करेगा तो कैरल और मेनोसॉस के पास ज्यादा वक्त होगा साइकिक ग्लू को रिवर्स करने का तरीका ढूंढने के लिए। हाँ, पैराग्यू से एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको का सफर लंबा और रिस्की है। मेनोसॉस के साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है जो उसे कैरल तक पहुंचने से रोक दे, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। शायद वो सेफली कैरल के दरवाजे तक पहुंच ही जाए, क्योंकि एड्रेस तो उसके पास है। यहाँ रियल चैलेंज होगा कैरल का अपनी थोड़ी सी स्पेनिश में मेनोसॉस को समझाना, उसकी बात को डिकोड करना और फिर किसी काम का फॉर्मूला बनाना जिससे हाइव माइंड डिस्टर्ब हो जाए बिना किसी एक्सीडेंटल जेनोसाइड के। ये मुश्किल है लेकिन पॉसिबल लगता है। मुझे लगता है कि ये सब एपिसोड 9 तक होगा और मेनोसॉस और कैरल की एक्चुअल मीटिंग शायद एपिसोड 8 में दिखाई जाए,
क्योंकि एपिसोड 7 पूरा मेनोसॉस की न्यू मैक्सिको जर्नी और उसकी बैक स्टोरी पर फोकस करेगा। एपिसोड के आखिर में एक हिंट मिला था कि मेनोसॉस का अपनी माँ के साथ कैसा रिश्ता था। बाकी सर्वाइवर्स अपनी फैमिली के वेसल के पास रहना चूज करते हैं, चाहे वो सिर्फ हाइव के पपेट ही क्यों ना हो, क्योंकि इमोशनली उनका बंधन स्ट्रॉन्ग था। कैरल के पास फैमिली नहीं है, फिर भी वो दुनिया को ठीक करने के लिए फाइट कर रही है। दूसरी तरफ मेनोसॉस अपनी माँ से दूर रहा क्योंकि उनका रिश्ता अच्छा था ही नहीं। पहले लगता था कि वो सिर्फ इसलिए दूर था क्योंकि एक एलियन एंटिटी उसकी माँ को पपेट की तरह कंट्रोल कर रही थी। अब समझ आता है कि वो पहले भी उनसे नफरत करता था, और कॉन्वर्सेशन के बाद तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। शायद यही रियलाइजेशन कि उसकी असली माँ जा चुकी है और सिर्फ एक खोखला वेसल बचा है, मेनोसॉस को मेंटली फ्री करता है। पहले वो सोचता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही हाइव टेकओवर को गलत मानता है, लेकिन कैरल का वीडियो देखकर उसे लगता है कि कोई और भी है जो उसके जैसे सोचता है, जो इस फाइट में अकेला नहीं है। इसी मोटिवेशन से वो फाइनली बाहर निकलकर दुनिया को नॉर्मल बनाने की फाइट ज्वाइन करता है। हाँ, नॉर्मल वर्ल्ड का मतलब है कि उसकी माँ शायद वापस अपनी पुरानी प्रॉब्लमैटिक पर्सनालिटी में आ जाएगी, लेकिन मेनोसॉस के लिए वो भी इस एलियन कंट्रोल पपेट से बेहतर है। और हाँ, मैं कैरल और मेनोसॉस की सोच को नॉर्मल बोलूंगी, क्योंकि हाइव का सिस्टम फंडामेंटली फ्लॉड है। अगर 10 साल में वो खुद भूख से मरने वाले हैं, हाइव इन्वेजन से पहले भी वर्ल्ड परफेक्ट नहीं था। वर्ल्ड हंगर एक रियल प्रॉब्लम थी, लेकिन लोग कम से कम इस डर में नहीं जीते थे कि अगले 10 साल में खाना 100% खत्म हो जाएगा। मैं तो पहले ही हाइव की साइड नहीं थी, और अब तो और खुश हूँ कि कैरल को ये सब अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। मेनोसॉस उसके साथ होगा। बस उम्मीद ये है कि दोनों जल्दी काम करें, क्योंकि हाइव तो उनसे डबल स्पीड में लूपहोल ढूंढ रहा है कैरल के नॉन कंसेंट स्टेम सेल एग्रीमेंट को तोड़ने का। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।